हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और जियोग्राफी की क्लास में। NIOS जियोग्राफी की क्लास। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 NIOS की जो बुक है जियोग्राफी की, उसका चैप्टर 4। इसमें हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। As we know that there are two kinds of forces which are solely responsible in the formation of present day land mass, that is the continents. I'm talking about continents. ठीक है। आज के समय में जितने भी हमें कॉन्टिनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, कोई भी फीचर अगर धरती पर है हमें देखने के लिए मिलता है, चाहे वो माउंटेन्स हों, चाहे वो प्लेट्यूज़ हों, चाहे वो कॉन्टिनेंट्स हों, कहीं ना कहीं उनके पीछे दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं और उनका नाम है यानी इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस। तो दो प्रकार की फोर्सेस पाई जाती हैं। उन चीज़ों के बारे में तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। अब जो पिछला चैप्टर था हमारा, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में यानी थर्ड चैप्टर में जो ड्रिफ्टिंग वगैरह है, जो साइंटिस्ट थे, जोग्राफिकल साइंटिस्ट वैगनर वगैरह और जितने भी थे, ठीक है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा और उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे उनके बारे में भी देखा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सब चीज़ के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। तो इस चैप्टर को अब करते हैं चालू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक का बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो आपके दोस्त हैं जो NIOS से ज्योग्राफी की क्लास लेना चाहते हैं, यानी जो NIOS ज्योग्राफी की बुक उनके पास है और वो पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना कहीं एक तरीके से बेनिफिट दे सकती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पूरी एक तरीके से जो आपकी बुक है ना उसका निचोड़ देता हूँ और जो नोट्स की तरह आपको प्रोवाइड कराता हूँ। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं सारे आपके नोट्स ही हैं, आपको इनको एज इट इज़ उतार सकते हैं और सारे क्वेश्चंस यहीं से टैली होंगे। ठीक है, इतना मैं गारंटी से कह रहा हूँ। तो अब करते हैं वीडियो को चालू। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आई विल ट्राई टू, मैं इसको दो भागों में बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो इन 2 पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये जो एक फ़ोटो है, एक तरीके जो मैप है वो अटैच कर रखा है, जस्ट टू टेल यू कि यहाँ पर हम कॉन्टिनेंट्स देखने वाले हैं। पहला तो हमारा कॉन्टिनेंट ये है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट। द लार्जेस्ट वन इज एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब यहाँ पर इसे हम ओशिनिया बोलते हैं। ठीक है, ओशिनिया एज यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पर ओशिनिया लिखा हुआ। अब इसमें ये ऑस्ट्रेलिया भी कंसीडर करा जाता है और न्यूजीलैंड भी कंसीडर करा जाता है। न्यूजीलैंड एक कंट्री है। ठीक है, और यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट भी इनको बोल देते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट वन है बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिक आपने नाम सुना होगा। ठीक है, नॉट अटलांटिक, सॉरी इट्स अटलांटिक, इट्स नॉट अटलांटिक, इट्स अंटार्कटिक। ठीक है, यहाँ पर अटलांटिक की अगर बात करें तो यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, ये साउथ अटलांटिक ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है, दैट वी ऑलरेडी नो। ठीक है, यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। अब यहाँ पर कैन यू सी दिस पार्ट इज अटैच्ड टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ गोल है पृथ्वी। ठीक है, जस्ट टू टेल यू, जस्ट टू शो यू कि मैप ऐसा दिखता है और यहाँ पर ये सारे पार्ट जो कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं हम पूरे को पैसिफिक ओशियन, इसको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन एज यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड साउथ पैसिफिक ओशियन एज यू कैन सी ओवर हियर ऑल्सो। ठीक है, इस वाले भाग को ओशिनिया बोलते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट आता है। और यहाँ पर ओशियन के अंदर यानी कहीं ना कहीं ओशियन के आसपास पाई जाने वाली कंट्रीज़ को ओशिनिया बोला जाता है। ठीक है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये ग्रीनलैंड है यानी डेनमार्क का पार्ट है। डेनमार्क कैन बी लोकेटेड ओवर हियर। ठीक है, आप एक बार मैप में जब देखेंगे ना तो यहीं पर लोकेट करा जाएगा। दिस इज़ द ब्रिटेन जिसने इंडिया पर 200 सालों तक राज करा था। ठीक है, और ये रसिया है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। आधा जो रसिया है वो आधा रसिया यूरोप में आता है और आधा एशिया में आता है। ठीक है, एशिया में चाइना आता है हमारा, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं तिब्बतन प्लेट्यू। ठीक है, ये अरेबियन प्लेट्यू है। ठीक है, और ये है अफ्रीका। यहाँ पर ये आप ये जो देख रहे हैं ना, ये है एंडीज माउंटेन, ये वाली माउंटेन की श्रृंखला आप देख रहे हैं, ये रॉकी माउंटेन। ठीक है, अब यहाँ पर आप जानते हैं ये पर्वतमाला हिमालयन पर्वतमाला कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर
एल्प्स पाए जाते हैं और पिडमोंटेन प्लेट्यू पाया जाता है। और यहाँ पर पिडमोंटेन प्लेट्यू को बोलते हैं फुट माउंटेन्स एज वेल, ठीक है। जैसे कि हिमालयाज है ना, यहाँ पर हिमालयाज से जब रिवर्स चलती हैं तो रिवर्स अपने साथ कहीं ना कहीं पेबल्स और छोटे छोटे जो बड़े बड़े के साथ साथ छोटे छोटे जितने भी कण होते हैं अपने साथ लेकर चलते हैं जब बहाव तेज होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम आगे आने वाले चैप्टरों में आसानी से पढ़ लेंगे, मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दैट, यहाँ पर जो रिवर्स होती है अपने साथ कहीं ना कहीं मलबा लेकर चलते हैं, तो वो सारा का सारा जो इकट्ठा होकर जो है ना बीच में ये जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया टेथिस सी बना था, ठीक है। टेथिस सी जो क्रिएट हुआ था जब वो भरा ना तो वो इन्हीं रिवर्स से भरा, ठीक है। इन रिवर्स ने अपने साथ जितने भी मोटे मोटे पत्थर लेकर आए, पतले पतले पत्थर लेकर आए, वो सारे के सारे टेथिस सी में डिपॉजिट कर दिए। और जब ये इंडियन प्लेट जो नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी ना, तो यहाँ पर जब ये टकराई यूरेशिया प्लेट्यू से, यूरेशियन मतलब एक जो लैंड मास है उससे जब टकराई तो हिमालयाज है, यानी जो आज के समय में जो तिब्बतन प्लेट्यू है ना और ये जो हिमालयाज है इनका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। हम सारी चीज़ें अभी पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। अब वर्ल्ड के बारे में तो हमने थोड़ी सी बात कर ली, क्या हम इंडिया के बारे में बात करें? तो चलिए इंडिया के बारे में बात करते हैं। देखिए इंडिया जो है वो कुछ कंट्रीज़ हैं हमारी, मतलब आस पड़ोस की, जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। पहली जो है वो है पाकिस्तान, दूसरी है हमारी चाइना, तीसरी है हमारी भूटान, चौथी नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अखंड भारत पता किसे बोलते हैं? यहाँ पर अखंड भारत में पाकिस्तान भी था और चाइना नहीं, मतलब हम कह सकते हैं चाइना का कुछ पार्ट था, ठीक है, कुछ पार्ट था। फिर उसके बाद भूटान भी था, म्यांमार भी था, बांग्लादेश भी था, श्रीलंका भी था, ये कंट्रीज भी थी। और कुछ जो हिस्सा था वो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में था ना, ये देखिए यहाँ पर आप ये पार्ट देख रहे हैं इंडोनेशिया वगैरह का, ये भी पार्ट अखंड भारत में ही लगता था, ठीक है। जब चोलन एम्पायर का आपने नाम सुना होगा, राजा राजा चोला ने अपना जो एम्पायर है वो इंडोनेशिया और यहाँ तक भी इस्टेब्लिश करा था। बट अखंड भारत की जो शुरुआत होती है वो मौर्यन काल से होती है। वहाँ पर अखंड भारत की स्थापना हुई थी, विच इंक्लूड्स प्रेजेंट डे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, ठीक है, ये इंक्लूड करता है, ठीक है। अब ये बात हो गई यहाँ पर इस चीज़ की। हिस्ट्री की थोड़ी बात कर ली, बात करेंगे आपके चैप्टर पे भी चलेंगे, बट जो थोड़ी सी नॉलेज है ताकि आपकी जो एक एडिशनल नॉलेज है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये आप कोस्टल एरिया देख रहे हैं, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है। और कोंकण कोस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। मैं एक मिनट जूम करके दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। कैन यू सी दिस कोंकण कोस्ट, ठीक है, ये कोंकण कोस्ट होती है। अब जो मालाबार कोस्ट इसके नीचे वाली होती है, ये है मालाबार कोस्ट जो केरला के तट पर पड़ती है। और ये जो है ना पूरी की पूरी जो कोस्ट है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कोंकण कोस्ट होती है, इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट, पूरे को बोलते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है। अब ये वाली जो है ये है कोरमंडल कोस्ट, ठीक है, इसे बोलते हैं ईस्टर्न घाट। और एक और चीज़ जो आपको यहाँ पर समझनी है वो ये है कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पर मिलते हैं ना उसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कार्डेमम हिल्स, ठीक है, कार्डेमम हिल्स। तो ऐसे ही यहाँ पर इसको बोलते हैं काठियावाड़ रीजन के बारे में एक एग्जांपल दिया है मैंने, अभी वीडियो में आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। यह है गुजरात का रीजन, ठीक है, गुजरात का रीजन है, ये से बोलते हैं द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा हो गया। और अपने स्टेट्स के बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है, इसे बोलते हैं थार डेजर्ट, दैट इज़ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। बाकी की जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो आपके काम की अभी नहीं है, अगर आपकी बुक में दी हुई हैं, मैं आपको सारी चीज़ पढ़ाऊंगा जो जो आपकी बुक में दी हुई। मैं जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आपको एक तरीके से मोटी जानकारी मिल जाए। इंडस के बारे में आपने सबने सुना होगा इंडस के बारे में। तो इंडस यहाँ से बहती है, ये एक मानसरोवर लेक है, यहाँ से बहती है इधर की साइड, ठीक है, ये एक डेल्टा बनाती है इंडस, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे।
अब आगे आपका चैप्टर चालू होता है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था एवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। अब इंटरनल फोर्सेस के कारण कुछ लैंड फॉर्म्स डेवलप हुए। अब उन चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इंटरनल फोर्सेस क्या बोलते हैं? वो फोर्सेस जो कहीं ना कहीं अर्थ के अंदर से आती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं अर्थ के अंदर से चालू होती हैं और बाहर तक उनका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। वो अर्थक्वेक भी हो सकते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट प्लेट्स भी हो सकती हैं, उसके कारण भी हमें कहीं ना कहीं उनका जो इम्पैक्ट है, उनका अफेक्ट है, वो बाहर देखने के लिए मिलता है। वो इंटरनल फोर्सेस ही तो हैं। और इनको फिर क्या बोला जाता है? एंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस भी बोला जाता है। अब जैसे कि अब देखिए, मानकर चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मानकर चलिए ये अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पर तो है इसकी इंटरनल लेयर, दैट इज दी कोर, ये है आउटर कोर, ये है लोअर मेंटल और ये है अपर मेंटल, ठीक है। और इसे मान लेते हैं हम क्रस्ट। अब यहाँ पर ये तो है मॉल्टन फॉर्म में, मॉल्टन यानी लिक्विड फॉर्म में, ये है सेमी लिक्विड फॉर्म में और ये भी सेमी लिक्विड फॉर्म में, इसे बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। फिर इसके ऊपर ये क्रस्ट हो जाती है ऊपर के, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्शंस जो है ना वो आयरन की, ठीक है, काफ़ी सारे मतलब हर प्रकार के मटेरियल यहाँ पर पाए जाते हैं अर्थ का जो आउटर कोर है ना उसमें, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है। अब ये सॉलिड फॉर्म में ये तो मूव नहीं करेगा। जब यहाँ पर आयरन के साथ साथ जो जितने भी जो एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं, पीरियोडिक टेबल आपने नाम सुना, पीरियोडिक टेबल 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ठीक है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी थी और पीरियोडिक टेबल भी दी थी। अब उसमें काफ़ी सारे जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और काफ़ी सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ साथ उसमें फेरस भी हैं, नॉन फेरस भी हैं। फेरस यानी जिसमें मैग्नेटिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, नॉन फेरस जिसमें मैग्नेटिक कंपोनेंट नहीं पाए जाते हैं। अब मैग्नेटिक जो कंपोनेंट, मैग्नेटिक यानी चुंबकीय जो पदार्थ हैं वो कौन से? जिसमें आयरन पाया जाता होगा उसी में तो मैग्नेटिक कंपोनेंट पाए जाएंगे, उसको बोलते हैं फेरस, ठीक है। और नॉन फेरस यानी जो गैसियस फॉर्म में होते हैं और जो मतलब जिन जैसे कि एल्युमिनियम है वो नॉन फेरस है, वो मेटल भी है मगर वो नॉन फेरस है, क्योंकि उसमें जो मैग्नेटिक एलिमेंट है ना, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट इज नॉट देयर इन एल्युमिनियम, ठीक है। तो इसीलिए उसे नॉन फेरस एलिमेंट में कंसीडर करा जाता है। कुछ गैसियस भी एलिमेंट हैं जैसे कि हीलियम हो गया और कार्बन हो गया, ठीक है, और भी काफ़ी सारे, ठीक है, मुझे सारे याद नहीं हैं। तो ये होते हैं, ये सारे एलिमेंट जब यहाँ पर अर्थ के आउटर कोर में पाए जाते हैं तो यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर व्हाट हैपन्स दे टेंड्स टू मूव अराउंड और इनसाइड द अर्थ, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, अर्थ की इनसाइड जो आउटर कोर है ना, जो ये वाला कोर है, इसमें मूव करते हैं एक दूसरे के आगे पीछे, कहीं रिपेल हो रहे हैं, कहीं वो मतलब जैसे कि एक दूसरे से भाग रहे हैं दूर, ठीक है, और कोई मेटल है जो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं, इस चीज़ से क्या होता है कि एक तरीके से बैलेंस बन रहा है, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि अर्थ एक जो आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम प्लैनेट है, ठीक है, अपने आप को बैलेंस कर रखती है वो, तो वो इसी वजह से है। अगर ये नहीं घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होंगी। व्हेन देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी नो लाइफ ऑन द प्लैनेट ऑफ अर्थ, ठीक है, वहाँ अर्थ पर फिर कोई भी लाइफ नहीं होगी। तो इसीलिए जब ये मूव करते हैं ना तो एक तरीके से क्या होता है, रिएक्शन होती है। रिएक्शन से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और अर्थ का इक्विलिब्रियम आइसोस्टैटिक बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं, अब यहाँ पर देखिए, ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, अब यहाँ पर जितनी भी रिएक्शन हो रही है, अब कहीं पर विस्फोट तगड़े हो रहे हैं अर्थ के अंदर, कहीं पर कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल मतलब एक मतलब पीस सी बनी हुई, एकदम ट्रैंक्विलिटी बनी हुई है, कोई एकदम शांति सी बनी हुई, कोई भी रिएक्शन नहीं चल रही है किसी जगह पर, ठीक है। ईजिली जो लावा है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है अर्थ के कोर में ही, ठीक है। अब किसी जगह पर बहुत ज़्यादा वॉयलेंट एक्टिविटी हो रही है। अब जो वॉयलेंट एक्टिविटी है ना कहीं विस्फोट हुआ है, तो इसके आसपास वाले जो मटेरियल है वो भी तो अपने जगह से डिस्प्लेस होंगे। जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ के विस्फोट से, तो उससे क्या हो रहा है, बाहर तक इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। जो मिड अटलांटिक रिज है
मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था मिड अटलांटिक रिज जो वहाँ पर है अटलांटिक ओशियन में, वहाँ पर क्या है, प्लेट्स जो हैं डाइवर्जेंट हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिससे कि फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। ठीक है, अब वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में जानना है तो यू कैन विजिट टू दी प्रीवियस वीडियो। ठीक है, मगर हम यहाँ पर भी देखेंगे वॉल्केनो के बारे में। ठीक है, नहीं इसी वीडियो में है, शायद प्रीवियस वीडियो में नहीं है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा रेफरेंस दिया था, इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे वॉल्केनो के बारे में। ठीक है, अब जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो भी तो कहीं ना कहीं जो इंटरनल फोर्सेस हैं अर्थ की, उन्हीं की वजह से हो रहा है, क्योंकि कहीं पर ओशियनिक क्रस्ट है, जैसे कि जो प्लेट है, जो नजका प्लेट है वो साउथ अमेरिकन प्लेट के साथ कन्वर्ज हो रही है। अब नजका प्लेट जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो अंदर की साइड जा रही है ना। अब जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, वो तो हल्की है क्योंकि उसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसीलिए इसे बोला जाता है सियाल। ठीक है, अब वहीं पर ये जो ओशियनिक प्लेट है इसे बोला जाता है सीमा बोला जाता है। ठीक है, इसलिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब इसकी डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये जो है नीचे की साइड सबमर्ज हो रही है, जिसको बोलते हैं सबडक्शन। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, सबडक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, सबडक्शन बोलते हैं। अब सबडक्शन तो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी होती हैं। अब इंटरनल फोर्सेस आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए वीडियो को चालू कर। ठीक है, मैं फिर दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो धरती के अंदर हो रही है और कोई भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी एलिमेंट इनसाइड द अर्थ फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस टू दी अनदर न्यू प्लेस, ठीक है, उसकी वजह से जितनी भी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं ना, जितनी भी चीज़ें एक तरीके से भूकंप सा आ जाता है, उसकी वजह उसका जो इफेक्ट है हमें धरती के बाहर यानी क्रस्ट पर भी देखने के लिए मिलता है, उसको बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। अब एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक्सटर्नल फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या आएगा, एक्सटर्नल फोर्सेस में आपकी विंड आ जाएंगी। ठीक है, विंड तो आप जानते ही हो, नहीं जानते, चलो हवा, ये हवा हो गई। ठीक है, विंड हो गई, विंड एक्सटर्नल फोर्सेस हो गई। एंड टाइडल इफेक्ट जो कहीं ना कहीं सूरज की वजह से होते हैं, सूरज और चंद्रमा की वजह से। ठीक है, टाइडल इफेक्ट एक बहुत ही माइन्यूट से कॉन्सेप्ट है, मैं समझा देता हूँ आपको। आप काफ़ी ज़्यादा इसमें भी बहुत ज़्यादा वो रहेंगे कंफ्यूज कि टाइडल इफेक्ट आखिरकार होता क्या है। देखिए, मेरे आपके चैप्टर में इसमें नहीं है, मगर मैं फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जस्ट कि आगे अगर आपके आए तो आपको ज़्यादा आसानी पड़ जाए। ठीक है, ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, वी ऑल नो कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। Suppose this is sun, this is earth. Earth is revolving around the sun. Earth is revolving around the sun in its own elliptical path. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो सन है यहाँ पर, तो अर्थ अगर इसके चारों ओर मूव करे तो उसका पाथ सेम नहीं रहेगा हमेशा, वो हमेशा चेंज होता रहेगा, कभी कहीं। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है ना, अब एक इस मूवमेंट में एक पॉइंट ऐसा भी आता है, और ये भी जानते हैं हम, मानिए ये अर्थ है और जो चंद्रमा है अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, अर्थ के चारों ओर घूम रहा है ना। अब अर्थ के जब ये चारों ओर घूम रहा है, मगर चंद्रमा जो है उसकी अपनी एक्सिस पर नहीं घूमता, मगर अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, अर्थ इसकी वजह से अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है और वो घूमती है। ठीक है, और उसके साथ साथ वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। वो अलग चीज़ होगी, थोड़ा सा हम डीप जाएंगे ना तो वो ओनर्स वाली बात होगी। जब आप ज्योग्राफी ऑनर्स पढ़ोगे और जियोलॉजी आप लोगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि आखिरकार अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती क्यों, बिल्कुल बारीकी में जाकर। यहाँ पर मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, दैट इज इनफ फॉर यू। ठीक है, अब चंद्रमा अर्थ के चारों ओर घूमता है। व्हेन अर्थ इज इन बिटवीन एंड चंद्रमा यानी मून इज हियर एंड सन इज हियर। अब सन की भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, वो सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अब चंद्रमा की भी कुछ ना कुछ अपनी फील्ड है जो सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचेगा। अब सारी चीज़ों, कौन सी चीज़ों को, जो अर्थ के पास होंगी। अर्थ पे पानी है ना। अब यहाँ पर ये मानिए, एक मिनट है, जस्ट सेकेंड, ये है अर्थ, ठीक है, और ये है चंद्रमा।
ये है सूर्य। अब ये दोनों अपनी तरफ खींच रहे, अर्थ पे पानी है तो पानी जो है ना यूं हो जाता है, यूं शेप बना लेता है। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पानी इधर भी जा रहा होता है, इधर भी जा रहा होता है। जो समुद्र में पानी है उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब लहरें उठती हुई देखने के लिए मिलेगी। वो इसलिए जब चंद्रमा और सूर्य अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और अर्थ बिटवीन में होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उस टाइम पर काम तो करती हैं पानी को अपनी तरफ दबाए रखने में, मगर वहीं पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से कुछ जो पानी में लहरें हैं वो उठने लग जाती हैं और हमें टाइडल इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, जिसका साइंटिस्टों के द्वारा यूज़ करा जाता है एनर्जी जनरेट करने में, बिजली बनाने में, टाइडल इफेक्ट के दौरान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आएगी टाइडल इफेक्ट क्या होता है। अब जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, विंड हो गई, वाटर हो गई, ठीक है, वाटर हो गया, वाटर इन द सेंस वाटर कैसे कर सकता है बताऊँ, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। वाटर हो गया, विंड हो गई और लैंड स्लाइड हो गई, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। अब ये कहो सर जी वॉल्केनिक इरप्शन तो अंदर से हो रहा है, ये बाहर कैसे इफेक्ट कर, बताऊँगा, टेंशन मत ना लो। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो कहीं ना कहीं अर्थ के ऊपर क्रस्ट को डेवलप करने में, क्रस्ट में वेरिएशन लाने में, यानी जो अर्थ के ऊपर रिलीफ फीचर्स हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो विंड है, वाटर है, लैंड स्लाइड, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, पहले हम इनको एक एक कर देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम विंड की बात करें तो भाई विंड तो आपने देखा ही होगा, जब चक्रवात आते हैं और तूफान आते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से डिस्ट्रक्शन ला देते हैं। और मैंने आपको आपके जो सेकंड चैप्टर और पहला चैप्टर है उसमें भी काफ़ी डिटेल में बताया था कि जो विंड की वजह से जितने भी चेंजेस आते हैं लैंड रिलीफ फीचर्स में, जैसे कि अगर विंड जो है वो यहाँ से बह रही है और इसके बीच में कोई भी रॉक आ जाती है तो विंड क्या करती है, इसको इरोड कर देती है, विंड इरोड कर देती है और इसका मटेरियल कहीं और ले जाकर रख देती है। इसको बोलते हैं इरोजन। ठीक है, इरोजन बोलते हैं ना। ठीक है, इसको इरोजन क्या बोलते हैं, स्खलन नहीं, इरोजन को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। स्थानांतरण नहीं, वो तो डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है, मेरे को नहीं पता है। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है इरोजन को, मगर हाँ इरोजन बोलते हैं। तो यहाँ पर इरोजन हो रहा है विंड के द्वारा। ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्सेस है, ऐसे काम कर रही है। अब वाटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब वाटर की बात करें, अगर विंड के बारे में ज़्यादा जानना है तो सेकंड चैप्टर आप पढ़ लीजिए, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि विंड के द्वारा बनाए जाने वाले रिलीफ फीचर्स कैसे हैं, यानी फीचर्स कैसे बनाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर। ठीक है, अब वाटर की बात करते हैं। वाटर इन द सेंस देखा होगा आपने, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, डैम कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं और उनके पीछे काफ़ी ज़्यादा कुंटल्स अमाउंट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी स्टोर करा जाता है। मगर जब ये डैम पुराने हो जाते हैं, इनकी मियाद हिलने लग जाती है और जब ये टूटते हैं तो कहीं ना कहीं भूकंप लेकर आते हैं जहाँ पर ये टूटते हैं, जिस एरिया में टूटते हैं। और उस भूकंप की वजह से काफ़ियों के तो क्या नाम है, खेतों में पानी चला जाता है, घर टूट जाते हैं और काफ़ी मतलब एक तरीके से जो है ना कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन बन जाती है। तो ये होता है वाटर के द्वारा लाए जाने वाले कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। ठीक है, अब बात करते हैं हम अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक भी तो ऊपर ही हो रहा है, अर्थ के अंदर नहीं हो रहा है। अर्थक्वेक के बारे में भी हम आगे बात करेंगे और वॉल्केनो के बारे में भी हम आगे बात करेंगे वीडियो में। ठीक है, हो सकता है दूसरे पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊँ अर्थक्वेक और वॉल्केनो के बारे में। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखिए, विंड और वाटर के द्वारा। और लैंडस्लाइड, अब देखिए वर्षा हो रही है वर्षा इन द सेंस व्हेन देयर इज रेनी सीजन ऑन अर्थ। ठीक है, अब ऑन अर्थ पर क्या है, रेनी सीजन है तो कहीं पर क्या है कि पहाड़ है ये और इसके ऊपर बारिश बहुत तगड़ी हो रही है, तो यहाँ पर ये जो ज़मीन है ये पानी को सोख लेगी तो फोकी बन जाएगी। ठीक है, धुड़धुड़ी बन जाएगी। अब ये धुड़धुड़ी जब बन जाएगी तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी प्रेशर लगाया तो ये नीचे को खिसलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि बारिश की वजह से जब ज़मीन फोकी हो जाती है और वहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह चल रही होती हैं तो वहाँ पर लैंडस्लाइड की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब लैंडस्लाइड को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, जस्ट बाय ग्रोइंग फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट की जो जड़ें होती हैं, रूट्स जो होती हैं, वो उसे अपने आप में दबा कर रखती हैं, पकड़ कर रखती हैं। ठीक है, तो ये होती है लैंडस्लाइड। अब आपको पता लग गई, अब चलते हैं वहाँ पर जहाँ से हमने चालू करा था। ठीक है,
समझाने के लिए काफ़ी सारी मूवमेंट है, ठीक है। अब ये देखिए अर्थ मूवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि देखिए यहाँ पर द सोर्सेज फॉर द सेम आर हीट, इंटरनल हीट, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। अब उसमें इंटरनल हीट भी होती है, केमिकल रिएक्शन भी होती है। हीट के कारण वॉल्केनिक एरप्शन वगैरह हो जाते हैं। एस्थेनोस्फीयर से सीधा जो लावा बाहर की साइड आता है, और जो मिड अटलांटिक रीजन है उसमें तो सीधा जो लावा है वो जो अर्थ का क्रस्ट है वहीं से आ रहा है, सॉरी जो कोर है, आउटर कोर, उस वहीं से आ रहा है सीधा, ठीक है। अब जो कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो अर्थ के क्रस्ट पर मतलब अप्लाई होती हैं, तो उनको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्सेस में जैसे कि मूवमेंट ऑफ रॉक मटेरियल है, अगर कोई भी रॉक मटेरियल एक स्थान से दूसरी तरफ स्थान पर मूव करा तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन लेकर आता है फॉर द लाइफ एज वेल एज इकोनॉमिक जो लाइफ है उसके लिए भी, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम बात करते हैं अर्थ मूवमेंट के बारे में। देखिए इंटरनल फोर्सेस काफ़ी छोटा सा है, मैं यूँ ही समझा सकता था, बट आपको समझ में भी तो आना चाहिए ना, इसलिए मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपके सामने पुट कर दिए, सो दैट यू कैन अडॉप्ट और यू कैन टेक द एग्जांपल्स विच यू रियली अंडरस्टैंड एंड कोट दैट पर्टिकुलर एग्जांपल इन योर आंसर वाइल राइटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर अर्थ मूवमेंट की अगर हम बात करें तो अर्थ जो मूवमेंट है, देखिए मैं यहाँ पर लिखा सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। The force is working from inside the earth in turn cause movements in its crust. These movements are called earth movement, ठीक है। यही तो फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस तो काम कर रही हैं अर्थ के अंदर। अर्थ के अंदर तो इंटरनल फोर्सेस काम कर रही हैं ना, ठीक है, बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रही हैं। अब इंटरनल फोर्सेस जो है वो मूवमेंट क्रस्ट पर भी लेकर आती हैं, तो इसी को बोलते हैं अर्थ मूवमेंट। सिंपल, समझ में आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो रिपीट कीजिए और देखिए। अब ये जो मूवमेंट है इनको टेक्टोनिक मूवमेंट भी बोला जाता है। प्लेट टेक्टोनिक मैंने आपको बताया था ना, प्लेट टेक्टोनिक इज हैपनिंग, प्लेट टेक्टोनिक इज हैपनिंग एंड इन दैट जो ड्रिफ्टिंग थ्योरी थी वैगनर ने उसमें काफ़ी सारे जो एविडेंसेस दिए थे, जैसे कि जिग्सॉफ फिट, ठीक है, और लैमिंग का भी दिया था, और काफ़ी सारे फॉसिल्स वगैरह के भी दिए थे एग्जांपल्स, वो पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो काफ़ी सारे एविडेंसेस हमने देखने के लिए मिले कि कहीं पर जो प्लेट है वो मूवमेंट कर रही है, एक छोटी से छोटी प्लेट भी मूवमेंट कर रही है, ठीक है, और वो कहीं या तो सबडक्ट हो रही है या अपडक्ट हो रही है, या तो उठ रही है या नीचे जा रही है, ठीक है। और वो कब होता है, व्हेन देयर इज कन्वर्जेंस ऑफ टू डिफरेंट प्लेट, दैट इज द कॉन्टिनेंटल और ओशिनिक क्रस्ट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशिनिक प्लेट, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बोलते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट। टेक्टोनिक यानी टेक्टोनिक मतलब मोबिलिटी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इन मूवमेंट से कुछ लैंडफॉर्म्स भी डेवलप होते हैं, जैसे कि आपने इंडिया में देखा होगा, ये देखिए ये इंडिया का नक्शा, इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू आज के समय में ऐसा क्यों है, यहाँ पर जो प्लेट्यू है ना वो कैसी है, इस तरीके की बनी हुई है, ये प्लेट्यू इस तरीके की बनी हुई है, ठीक है। ये प्लेट्यू इस तरीके, यहाँ पर ढलान है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट, यहाँ पर ये पहाड़ की जो ढलान है वो ऐसी हैं। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक समय पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। फिर जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो ऐसे कोन टाइप पहाड़ बन चुके थे। अब धीरे धीरे जब ये विंड के कांटेक्ट में आए पहाड़, तो विंड ने यहाँ से इरोजन ले जाकर ये इन्हें कहीं और डिपॉजिट कर दिया, और यहाँ पर आज की जो शेप है आज के समय में वो इस तरीके के फ्लैट डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, इनको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। सिंपल छोटा सा था, आपको ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है चीज़ों में, ठीक है, जब समय आएगा मैं आपको खुद पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि हिमालयाज हो गए, हिमालयाज द वर्ल्ड टॉलेस्ट माउंटेन, ठीक है। अब ये चीज़ आपने देख ली। अब ये जो मूवमेंट, अर्थ की मूवमेंट, इनको दो भागों में डिवाइड करा गया है, पहली स्लो मूवमेंट और दूसरी सडन मूवमेंट। देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। अब स्लो मूवमेंट के बारे में बात करें, स्लो मूवमेंट जो होती है बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है कि उनके जो 100-150 साल, हजारों साल और करोड़ों साल के बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि हाँ ये मूवमेंट की वजह से इस तरीके का लैंड मास डेवलप हुआ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वैगनर ने जब दिया था कि वैगनर ने कहा था कि देयर वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट दैट इज कॉल्ड द
पेंजिया, ठीक है। अब पेंजिया दो भागों में डेवलप हुआ, इक्वेटर की साइड से, दैट इज दी यूरेशिया और अंगारा लैंड, और दूसरी दी गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड दो भागों में डेवलप हुआ। अब ये जो डेवलप हुआ स्लो मूवमेंट थी, ठीक है, बहुत सालों बाद आज के समय जैसे जो मतलब प्लेट्स हैं यानी कॉन्टिनेंट्स हैं डेवलप हुए हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक में ये कहा गया कि प्लेट ने धीरे धीरे मूवमेंट करी और आज के समय में जो कॉन्टिनेंट है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट और अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट और ओशिनिया कॉन्टिनेंट को आज के समय फॉर्म कर दिया। ऐसा माना जाता है कि देखिए ये जो है ना, ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में ये आसपास में एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ करता था, बट ग्रेजुअली इट गॉट सबमर्ज्ड इन द वाटर और बिलो सी लेवल। अब यहाँ पर आधा तो डूब गया, आधा ऊपर ही रह गया, आधे पर अब लोग भाग रहे हैं और आधे ये पानी में डूबा चुका है। और ये डूबा होगा नहीं, धीरे धीरे तो हुआ होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। ये देखिए आप, ये ब्रिटिश आइलैंड आप देख रहे हैं। ब्रिटिश आइलैंड यूरोपियन कॉन्टिनेंट से अलग है, ठीक है। अब वैगनर ने तो कुछ और कहा था, ठीक है। जब हम आइलैंड आर्क फॉर्मेशन की थ्योरी पढ़ते हैं ना, तब हमें ये पता चलता है कि ये जो ब्रिटिश आइलैंड है ये भी एक वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा, और हवाई जो आइलैंड है, हवाई आइलैंड यहाँ पर पड़ता है, तो ये भी हवाई आइलैंड है, यहाँ पर भी एक वॉल्केनो हुआ करता था। धीरे धीरे जो वॉल्केनिक के द्वारा लाया गया मलबा है ना, ऐश और मटेरियल जितना भी था, जिसे हम बोलते हैं ग्रेनाइट रॉक, ग्रेनाइट धीरे धीरे वो जो पहले सेडिमेंट्री हुई, सेडिमेंट्री के बाद मेटामॉर्फिक भी बनी, ठीक है। मेटामॉर्फिक बनने के बाद यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक पाई जाती हैं। आज के समय में एक आइलैंड बन चुका है। ये किस लिए बना, देखिए प्रोसेस ये ऐसे हुई थी। अब मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, यहीं पर समझाऊँ या कोई और सा ले लूँ? कोई और से ही ले लेते हैं, चलो जस्ट सेकेंड यही वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए ये है समुद्र, यहाँ पर धीरे धीरे एक लावा इरप्ट हुआ, यहाँ पर लावा इरप्ट हुआ। अब ये धीरे धीरे फैलता गया, यूँ फैला, धीरे धीरे कोन का शेप ले लिया। अब ये बाहर निकल कर आने लगा, ऐसे समुद्र के ऊपर। अब ये फैलता गया, क्योंकि यहाँ तो इसका बेस बन चुका है, बेस बन गया। अब ये धीरे धीरे ऊपर आने लगा, और यहाँ पर इसने ऊपर तक इतना तो बना दिया, और यहाँ पर भी एक लैंड मास फॉर्म कर दिया, जिसे आज हम आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है एकदम ही हो गई क्या? नहीं, एकदम नहीं हो, इसे करोड़ों साल लगे हैं। इसलिए आज के समय में हमें ये आइलैंड के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं इसे स्लो मूवमेंट। गॉट इट? ठीक है, चले आगे, ठीक है। अब स्लो मूवमेंट का एक और एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दी है। अब जो आपकी बुक में दिया है वो भी तो आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि जब आप बुक पढ़ेंगे, बुक पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है, खाली वीडियो देख लीजिए और ये नोट्स हैं अपनी कॉपी में उतार लीजिए, और निफ्राम, दैट इज़ इट, इनफ, ठीक है। काथियावाड़ कोस्ट, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये रही काथियावाड़ कोस्ट। अब इसको थोड़ा सा बड़े में देख लेते हैं, राइट। ये रही काथियावाड़, ठीक है, गुजरात का ये रीजन काथियावाड़, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके के बीच, पहले ये जो पानी था वो यहाँ तक आया करता था, ठीक है, बीच यहाँ तक हुआ करता था और इसे बीच माना जाता था। मगर आज के समय में जो बीच है वो रिस्क कर यहाँ पर चला गया है। मगर समुद्र के अंदर जितने भी जो मतलब क्या बोलते हैं उन्हें, सेल्फ जो होते हैं, क्या मेरे माइंड से वो होते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोन वगैरह, शंख वगैरह जो पाए जाते हैं, और जितने भी जीव जिनावर थे उनके फोसिल्स वगैरह हमें यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। केव बनाई हुई हैं। कब बनी है ये? जब भी तो बनी है जब ये पानी का जो लेवल है वो यहाँ तक होगा। आज के समय में तो पानी का लेवल नीचे चला गया है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो यहाँ तक की प्रोसेस आने वाली, इस सी लेवल को यहाँ से लेकर यहाँ पर लाने वाली प्रोसेस एकदम ही हो गई क्या? नहीं। आज के समय में बेशक सी लेवल बढ़ रहा है, मगर पहले तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि काथियावाड़ कोस्ट में जो सी लेवल था वो ऊपर था, और आज के समय में कहीं ना कहीं हमें जो सी लेवल है वो बहुत नीचे देखने के लिए मिलता है। तो इससे यही पता चलता है कि जो मूवमेंट है ना वो बहुत स्लो है, ठीक है। अब एंशिएंट इंडिया में कुछ ऐसी पोर्ट्स हुआ करती थी जो पहले से पानी के ऊपर हुआ करती थी, जैसे कि कावेरी पट्टनम, ठीक है, कावेरी पट्टनम बोलते हैं, वैसे तो कावेरी पूम पट्टिनम बोलते हैं, ठीक है। सिंपल नाम आप कावेरी पट्टनम के नाम से याद रख सकते हैं। तो ये आज पानी के अंदर है, पोर्ट हुआ करती थी, ये पांड्यास के द्वारा रन करी जाती थी, ठीक है। तो ये कावेरी पट्टनम हुआ करती थी। अब ये भी तो पानी के अंदर चली गई है। ये धीरे धीरे हो गया क्या? मतलब एकदम ही सडन हो गया? सडन मूवमेंट नहीं है ये धीरे धीरे वाली मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट, ठीक, अर्थ की। तो ये थे एग्जाम्पल कुछ, ठीक है।
अब ऐसे ही कुछ एग्जांपल और दे रखे हैं, आप पढ़ लेना खुद ब खुद, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे चुका हूँ। अब आगे चलते हैं। अब स्लो मूवमेंट भी दो प्रकार की होती हैं, कौन सी? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब वर्टिकल मूवमेंट जो है वो अर्थ सेंटर से लेकर अर्थ तक आती है। स्लो मूवमेंट मैंने आपको बताया था। स्लो मूवमेंट एक अटलांटिक रिज है, अटलांटिक मिड अटलांटिक रिज, वो बहुत स्लो होती है, उसको बोलते हैं, इसको एक और एग्जांपल दिया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। अब ये भी यहीं पर आता है, वो जो प्रोसेस चल रही है बहुत धीमे चल रही है, बहुत धीमे। साइंटिस्टों के द्वारा, जो ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट हैं यानी जियोलॉजिस्ट जो हैं, उनके द्वारा ये भी कहा जाता है कि जो सी फ्लोर है वो कॉन्टिन्यूसली स्प्रेड कर रही है, एंड द कॉन्टिनेंट्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटर, मतलब उनकी मूवमेंट आज भी जारी है, ठीक है। और वी आर एबल टू सी कि जो हिमालय जो पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है, वी कैन मेजर और वी कैन सी द इंक्रीमेंट इन द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। हम हिमालय की जो मतलब माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट में इंक्रीमेंट भी देख सकते हैं, उसकी हाइट भी बढ़ रही है। वो क्यों भाई, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आज भी इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे हैं। इक्वेटर की तरफ जब मूव कर रहे हैं तो इंडियन प्लेट जो है वो जो इंडियन प्लेट है जो यूं है वो भी यूरेशियन प्लेट में लगती जा रही है, जिस वजह से जो हिमालयाज है उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब ये हो गई वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है, जो अर्थ से सेंटर की तरफ आ रही है। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं कुछ भूल रहा हूँ। हाँ, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना माउंट एवरेस्ट का, वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का, ठीक है, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है। ये कंप्रेशन अभी बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। अब पहले हम चलो पहले से ही खत्म करते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को। अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आपको समझ में आ गई, ठीक है। रॉकेट स्ट्रक कंप्रेस होते हैं, तो ये एक तरीके से जो ऊपर उठता है ना, उसको बोलते हैं एंटीक्लाइन। ये माउंट एवरेस्ट ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। जब दोनों तरफ से कंप्रेशन होता है, यानी एक यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है और यहाँ पर इंडियन प्लेट है, ये यहाँ से कंप्रेस कर रही है, ये यहाँ से कंप्रेस कर रही है, क्योंकि ये तो बढ़ी नहीं रही, ये नीचे की साइड बढ़ रही है इक्वेटर की तरफ, ये भी इक्वेटर की तरफ जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कंप्रेस कर रही है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन बन जाती है। फिर नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं सिंक्लाइन, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एंटीक्लाइन, ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से हो रही है। अब माउंट एवरेस्ट की जो आपने देखी होगी कलाकारी, जो हिमालयन रेंज है वो किस तरीके की है? वो भी तो ऐसी है, कहीं नीची, कहीं ऊंची, कहीं ऊपर ऊंची, और ये ऊंची और ये, ठीक है। एक तो है ग्रेट हिमालयाज, नीचे आती है क्या नाम है, फिर लेसर हिमालयाज, शिवालिक, सैनॉल, बहुत सारी रेंजेस हैं, ठीक है उसमें, और जास्कर रेंज और पीर पंजाल रेंज, बहुत सारी रेंजेस हैं। अब वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इसको बोलते हैं सिंक्लाइन, जो नीचे बैठ गया, इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, और इसको पूरे को बोलते हैं फोल्डिंग, ठीक है, फोल्डिंग। देखिए यहाँ पर लिख रहा है फोल्डिंग। तो आपको ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट समझ में आई, ठीक है, कंप्रेशन और टेंशन, ठीक है, दोनों चीज़ समझ में आएगी, आ गई ना? चलिए अब पीछे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्टिकल मूवमेंट की बात करें तो वर्टिकल मूवमेंट जो मैंने अभी आपको बताया, नीचे से लावा आता है और ऊपर तक आइलैंड बनाता है, जैसे कि हवाई आइलैंड जो बना है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, उसी को बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट, जो अर्थ से होकर निकलती है, ठीक है, जिसमें कॉन्टिनेंट्स, प्लेट्यूज और काफ़ी सारे जो रिलीफ फीचर्स हैं, वॉल्केनोस वगैरह देखने के लिए हमें मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं मैंने। अब वर्टिकल मूवमेंट में देखिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं सब्सिडेंस भी होता है, पानी में सबमर्जेंस भी होता है, और कुछ चीज़ें ऊपर तक आ जाती हैं यूं ही, ठीक है, जिसमें जैसे कि मेडिटेरेनियन आइसलैंड जो है, क्रेटा आइलैंड की स्पेलिंग यही होती है। तो एंशिएंट सिटी द्वारका जो है, ये कहीं ना कहीं क्या है, पानी में सबमर्ज हो चुकी हैं आज के समय में, ठीक है। अब ये वर्टिकल मूवमेंट ही तो है, नीचे की साइड जाना और ऊपर की साइड आना, ठीक है भाई। इसमें हिमालयाज को कंसीडर नहीं करने का, हिमालयाज फोल्डिंग माउंटेन है, ठीक है, फोल्डिंग माउंटेन। व्हेन देयर आर टू प्लेट्स, दैट इज द यूरेशियन प्लेट एंड द इंडियन प्लेट, व्हेन दे both plate are converging and colliding with each other or touching each other and compressing each other in सेम डायरेक्शन अब कंप्रेस कर रही हैं, तो यहाँ पर हिमालयाज फॉर्म हो रहे हैं इसी वजह से।
आपने कोई भी पन्ना ले लीजिए, दोनों तरफ से कंप्रेस कीजिए, किसी चीज़ को कंप्रेस करेंगे तो बीच में हमको फोल्डिंग दिखती है ना, इसी प्रकार की, ये इस प्रकार की फोल्डिंग दिखती है ना, तो इसी तरीके से हमारे जो फोल्डिंग माउंटेन हिमालयाज हैं ये फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में आई, आगे समझ में, ये वर्टिकल मूवमेंट और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दोनों समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पर आपने फोर्स ऑफ कंप्रेशन का तो देख लिया ये चीज़, ठीक है, ये तो कंप्रेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है ना, हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं पहले यहाँ पर टेंशन फोर्स के कारण क्या होते हैं। अब टेंशन फोर्स का भी तो भाई सब पढ़ना पड़ेगा ना हमें, क्या है क्या नहीं है। अब टेंशन फोर्स किसे कहते हैं, जो वर्टिकली लगती है। ठीक है, अब जैसे कि मानकर चलिए आपने किसी पत्थर में, एक छोटे से पत्थर में एक हथौड़ा मार दिया और वहाँ से वो चटक गया और नीचे की साइड बैठ गया, ऐसी होती है टेंशन फोर्स। देखिए ये यहाँ पर दे रखा है, आर प्रोड्यूस व्हेन दीज फोर्सेस आर वर्किंग हॉरिजॉन्टली इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, कब 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 हथौड़ा मारने पर भी होता है, जब कोई बाहर से चीज़ आकर गिर जाए और वो टूट कर नीचे गिर जाए, एक पार्ट नीचे रुक गया और एक पार्ट ऊपर रह गया, वो भी टेंशन फोर्स। अब दूसरी चीज़ जब दो फोर्सेस, अब भूकंप आ रहा है, भूकंप की वजह से एक जो बड़ा सा पत्थर है, जस्ट सेकेंड, ये बड़ा सा पत्थर है, भूकंप आया यहाँ पर और ये फोकस हो गया, ये इसका एपिक सेंटर, यहाँ पर क्रैक बन गया, अब ये वाला पार्ट तो नीचे घुस जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, कहते नहीं घर की दीवारें बैठ गई और ये वो वगैरह, तो ये से ही बैठ जाएगा, सबमर्ज होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा सा नीचे बैठने लगेगा। अब इसकी वजह से यहाँ पर दरार पड़ जाएगी, पहले तो छोटी दरार थी, अब वो दरार पड़ने से जब ये नीचे बैठेगा तो पूरे का पूरा टूट जाएगा। फिर यहाँ पर अब देखिए मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूँ, ये एक और स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ से दरार आई, यहाँ से दरार आई, किसी भी चीज़ की वजह से हो सकती है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन हो हीट की वजह से, और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हीट की वजह से, या फिर अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है, दोनों जगह अर्थक्वेक आए। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो मूवमेंट हो वाटर की वो ज़्यादा हो और यहाँ पर एक तरीके रिफ्ट वैली क्रिएट हो जाए। ठीक है, मगर ऐसा भी होता है। अब यहाँ पर मान के चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर ये जो फॉल्ट हुआ है, फॉल्ट क्रिएट होगा वो अर्थक्वेक की वजह से होगा, इंटरनल मूवमेंट की वजह से होगा, नीचे की वजह से। ठीक है, अब इंटरनल कोई ना कोई एक्सप्लोजन वगैरह हो रहा है जिससे कि जो एक पर्टिकुलर रॉक थी वो अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट होकर दूसरी जगह चली गई, वहाँ पर एक स्पेस बन गया, वहाँ की जो ज़मीन है वो नीचे बैठने लगी अर्थ में। देखिए यहाँ पर ऐसे समझ में आएगा आपको, मान कर चलिए ये अर्थ है, इसकी ज़मीन यहाँ से जो है ना खिसक गई और थोड़ा सा ये जो रॉक है वो यहाँ पर आ गया, ये जो रॉक है यहाँ पर आ गया, सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो गई, यहाँ की जो ज़मीन है वो नीचे बैठ जाएगी, ऐसे ही अभी ये नीचे बैठ जाएगी ना, दोनों जगह क्या, ये तो दूसरी जगह टिकी हुई है, ये भी दूसरी जगह टिकी हुई है। अब ये जब ये नीचे बैठेगी ये इसी की वजह से बैठेगी। ठीक है, जब ये नीचे बैठेगी तो नीचे बैठने के बाद ये ऐसा कुछ चित्र बनाएगी ना, displacement of rocks upward and downward from their original position along such a feature is termed as faulting। ये होगी faulting, यहाँ से fault हुआ और ये नीचे चली गई, नीचे किस लिए गई मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ये नीचे चली गई, अब एक तरीके से यहाँ पर एक नाली सी बन गई ना, ये नाली सी बन गई ना। देखिए अब मैं आपको बनी कैसे ये भी बना कर दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब ये एक फॉल्ट था पूरा का पूरा। ठीक है, और ये नीचे बैठ गया ना, ये नीचे बैठ गया, अब ये एक तरह की नाली बन गई ना, एक तरह गैप बन गया। अब ये इस गैप में क्या होगा, इस गैप में पानी बहेगा ना। चलिए ये गैप बन गया। अब इसी तरीके से जो जम्मू कश्मीर में एक रिफ्ट वैली बनी हुई है उसमें पानी बहता है ना, रिफ्ट जो वैलियाँ बनती है ऐसी बहती हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं रिफ्ट वैलीज एंड द ब्लॉक माउंटेन्स। ये होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, ये ब्लॉक माउंटेन होते हैं, दीज आर कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, इन्हीं को ब्लॉक माउंटेन बोला जाता है, ये जो फॉल्ट होकर बनते हैं। ठीक है, अब चलते हैं पीछे थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए हुए हैं, जैसे कि राइन वैली, राइन कहाँ पर है, यूरोप में। ठीक है, वैली ऑफ नाइल कहाँ पर है, अफ्रीका में। ठीक है, डेड सी कहाँ पर है, एशिया में। कहाँ पर डेड सी कहाँ पर है, जो लेबनान है ना उसके बराबर में, लेबनान कंट्री है सीरिया के ऊपर। ठीक है, सीरिया के बराबर में शायद। ठीक है,
हाँ हाँ हाँ, इसराइल के बराबर में सीरिया है, सीरिया के ऊपर वहीं पर डेड सी पाया जाता है। ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ ईस्ट अफ्रीका भी वहाँ पर है। जो ग्रेट रिफ्ट वैली का मैंने तो ये भी मैंने साथ पिक्चर लगाना भूल गया, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। वहाँ पर भी यही चीज़ें हुई हैं। नर्मदा नदी इंडिया में ही है भाई, साउथ इंडिया में, ठीक है, वो भी रिफ्ट वैली ही है। ब्लॉक माउंटेन जो मैंने आपको बताया, डेक्कन प्लेटियो, और तापी वैली, ठीक है, ये सारी की सारी एक वॉल्ट बना, वॉल्ट में बह रही हैं, ठीक है, वॉल्ट में बह रही हैं ये, ठीक है। जो टेंशन की वजह से माउंटेन नीचे खिसके हैं, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की वजह से भी हो सकता है, और किसी जो इंटरनल फोर्स की वजह से भी हो सकती है सारी चीज़ें, और किसी भी मतलब एक्सटर्नल जो प्लेट है अर्थक्वेक की वजह से भी हो सकती हैं ये चीज़ें। तो ठीक है, कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें होती हैं और वैलीज़ क्रिएट हो जाते हैं, इनको बोलते हैं रिफ्ट वैलीज़, ठीक है। अब ये सारी वैलीज़ के एग्जाम्पल, ये सारे वैलीज़ के एग्जाम्पल हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। अब यहाँ पर सडन मूवमेंट की बात कर लेते हैं। सडन मूवमेंट वही होती हैं वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक, जिनको हम अभी पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन भी सडन ही होता है क्योंकि जो डोरमेंट वॉल्केनो हो आज कब एक्टिव हो जाए कुछ नहीं पता। एक होते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जो करोड़ों सालों मतलब 200-300 साल या 500-600 साल या 1000-200 साल ऐसे फटते हैं, ठीक है। वो होते हैं एक्सटिंक्ट, जिनका कभी पता ही नहीं लगा कब फटे थे ये, ठीक है। तो ऐसे होते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, और डोरमेंट वॉल्केनो होते हैं जो कभी भी फट सकते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक का तो भाई कुछ नहीं पता, अगर इंटरनल कोई भी चेंज हो रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसकी वजह से ऊपर कोई बदलाव हो रहा है, उसकी वजह से अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है। कभी भी कोई अर्थक्वेक आता है तो उसको बोलते हैं अर्थक्वेक, ठीक है। शिवरिंग ऑफ अर्थ, ठीक है, शिवरिंग ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो ये सब बोलते हैं अर्थक्वेक, जिसको हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, अपनी आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो ये थी जो वीडियो है वो फ़िलहाल के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर देखिए अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जिसको नहीं पता है उसको बताइए, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। और मेरी तरफ से जितना बनेगा, अगर आप कुछ भी वीडियो चाहते हैं, कोई भी कंटेंट चाहते हैं, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स कि हाँ सर जी हमें ये इस वीडियो को, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं बना दूंगा। आई हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैं बस आप तक पहुंचा दूं, यही मेरा काम है, ठीक है। और लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, ठीक है। फैमिली का पार्ट बनिए, इंक्रीज़ करिए फैमिली को, सो दैट कि मैं NIOS की बायोलॉजी पढ़ा दूंगा और NIOS की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मगर आपको मेरे साथ लगना होगा, मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें कर दूंगा। बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा, इन पर्सन भी आकर पढ़ाने लगूंगा, बट उसके पहले आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इन पर्सन आकर पढ़ाने के लिए यानी लाइव ऑनलाइन, जिसमें आपको सारी चीज़ें लाइव एग्जांपल दिखाया करूँगा कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।